देश भर में फिरौती, रंगदारी के लिए, धमकी और हत्या के लिए कुख्यात लॉरेंस गैंग को राजस्थान की एंटी गैंगस्टर फोर्स ने बड़ा झटका दिया। इस गैंग के कर्ता धर्ता रोहित गोदारा के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में से एक अमरजीत बिश्नोई को राजस्थान की एंटी गैंगस्टर फोर्स की सूचना पर इटली पुलिस ने धर दबोचा है। एंटी गैंगस्टर फोर्स को जैसे ही सूचना मिली कि अमरजीत इटली में है, उसकी लोकेशन की तलाश कर इंटरपोल की मदद मांगी गई और उसे 8 जुलाई को इटली में ही दबोच लिया गया और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस गैंग के मोस्ट वांटेड कुख्यात गैंगस्टर अमरजीत बिश्नोई को इटली में दबोच लिया। अमरजीत बिश्नोई इटली में बैठकर लॉरेंस गैंग के लिए टारगेट को वीपीएन और डब्बा कॉल के जरिए धमकाकर रंगदारी वसूलने का काम करता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया था, जिसने लॉरेंस गैंग को बड़ा झटका देने में कामयाबी हासिल की। और जब एक वारदात हुई उसके बाद पुलिस रुकेगी नहीं, रिकॉर्ड में तो हमेशा रहेगा। यहाँ छुपे हो, दूसरे स्टेट में छुपे हो, विदेश में भी छुपे हो, पुलिस अपने एफर्ट्स कभी छोड़ती नहीं है। तो जब एफर्ट्स हम हमेशा करते रहेंगे, रिजल्ट भी पक्का मिलेगा। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए राजस्थान पुलिस की सटीक जानकारी इंटरपोल की मदद से इटली पुलिस को दी गई, जिसके बाद इटली की पुलिस ने 8 जुलाई को इटली के सिसिली प्रांत में तरपानी से अमरजीत बिश्नोई को धर दबोचा। अब प्रत्यर्पण के जरिए अमरजीत को भारत लाया जाएगा। अमरजीत बिश्नोई राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है और गैंगस्टर रोहित गोदारा का बहुत भरोसेमंद है, क्योंकि रोहित भी बीकानेर का ही रहने वाला है। राजस्थान पुलिस को राजू ठेहर शूट आउट केस में मास्टरमाइंड अमरजीत की तलाश थी, लेकिन पुलिस के हाथ आने से पहले ही अमरजीत विदेश भागने में कामयाब हो गया था। फर्जी पासपोर्ट की मदद से अमरजीत पहले दुबई पहुंचा और फिर वहां से साइप्रस होते हुए इटली पहुंच गया। इटली का वीजा नहीं होने की वजह से वो सिसिली में अपने एक दोस्त के ठिकाने पर रहता था। अमरजीत के बारे में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को सारी जानकारी फर्जी पासपोर्ट बनाने वाली राहुल सरकार ने दी। हम लोगों ने इसकी लोकेशन निकाल पाए कि इटली में सिसिली में एक तरपानी नाम से एक कस्बा है, वहाँ रह रहा है। हमने उसके बाद इंटरपोल के थ्रू और सीबीआई के थ्रू इटालियन अथॉरिटीज को हमने बताया और इसके खिलाफ रेड नोटिस भी निकलवाया था। इटली में अमरजीत की लोकेशन वेरीफाई करने के बाद से ही एंटी गैंगस्टर फोर्स इंटरपोल की मदद से उसकी गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई थी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में सक्रिय एक बदमाश की गैंग लोगों को हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन के बदले ब्लैकमेल करने की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ताजा मामला हाउसिंग बोर्ड थाने क्षेत्र का, जहां एक बुजुर्ग कपड़ा व्यवसायी को एक युवती ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके अपनी सहेली से मिलाया और उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर बुजुर्ग को ब्लैकमेल करना शुरू किया गया। बदनामी के डर से बुजुर्ग कपड़ा व्यापारी ने अब तक इस गिरोह को 65,000 रुपए दे दिए थे। जब बदमाशों की मांग लगातार बढ़ने लगी तो आखिर परेशान होकर बुजुर्ग ने थाने में आरोपी और 2 अन्य युवतियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। खैरतर जिले में मुंडावर के तिनकीरूड़ी गांव में आज आवारा कुत्ते ने 3 साल की मासूम बच्ची को नोच डाला। कुत्ते ने बच्ची के दाहिनी तरफ का गाल नोच लिया। वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत से, बताया जा रहा है, बच्ची को कुत्ते से बचाया और उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बच्ची के बड़े भाई ने बताया कि उसकी बहन अपने घर से बाहर 200 मीटर की दूरी पर दुकान से टॉफी खरीदने के लिए गई थी। इसी दौरान दुकान के सामने एक कुत्ते ने बच्ची को बुरी तरीके से नोच डाला। उसको हरसोली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया ताकि बच्ची का बेहतर इलाज किया जा सके। कुछ नहीं है ना, दुकान पे गई थी सामान लेने के लिए, चीजें पैसे दिए थे मम्मी ने, तो ना गांव का कुत्ता था पागल सा, तो उसने उसको यहाँ से काट लिया। तो पहले हम लेके गए इसको हरसोली से हमको यहाँ पे रेफर कर दिया, तो फिर अब यहाँ लेके आया अलवर। बारां जिले के अंता में मछली पकड़ने गए 2 सगे भाई नाले में बह गए, जिनकी रात से तलाश जारी है। गोविंदपुरा निवासी 18 वर्षीय सोनू और 25 वर्षीय रवि अपने पिता के साथ नाले में मछलियां पकड़ने गए थे। ऐसे में नाले में तेज बहाव होने के चलते दोनों भाई पानी में ही बह गए। सूचना पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर तलाश शुरू की, लेकिन रात होने के कारण दोनों भाइयों का कोई सुराग नहीं लग पाया। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे दी गई, जिसके बाद अब सुबह सिविल डिफेंस मौके पर पहुंचा है।
अलवर में युवा थाने में रील्स बनाने से बाज भी नहीं आ रहे। सिलीसेड़ झील में मगरमच्छों के बीच रील्स का एक मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि ताजा मामला अरावली विहार में सामने आया, जहां पुलिस द्वारा जब्त बाइक का चालान भरने के बाद गाड़ी को थाने से छुड़ाकर ले जाते वक्त थाना परिसर में बाइक से स्टंट करते हुए रील्स बनाई गई और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई की अब बात कहती नजर आ रही है। में एक मोटरसाइकिल का चालान किया गया था थाने पे, जिसमें जो उसके ओनर है वो कोर्ट से मोटरसाइकिल छुड़वा के लाए थे। उसके बाद यहाँ नियमानुसार कार्रवाई कर मोटरसाइकिल को रिलीज किया गया था। मोटरसाइकिल को थाना कैंपस से बाहर ले जाने के बाद जो कैंपस का रोड है उस पर बच्चों ने जो उसको लेके गए थे, जो भी लड़के थे, उन्होंने मोटरसाइकिल को आगे से उठा के स्टंट करते हुए और रील बना के अभी सोशल मीडिया में जारी करी है। अभी ये जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार हैं, ऐसा दावा किया जा रहा। जानकारी यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी हथियार आतंकियों को मिले। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को अमेरिकी राइफल दी है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा। 2022 से कश्मीर में M4 राइफल की सप्लाई की जा रही। सेना के काफिले पर M4 राइफल से पहली फायरिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार मौजूद हैं। ये वही हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी सेना 2021 में अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। अब ये अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के हाथ लग चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान से इन अमेरिकी हथियारों की डील की और उन्हें पाकिस्तान में मौजूद हर आतंकी संगठन तक पहुँचा दिया। अब इन्हीं अमेरिकी हथियारों की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशत और आतंक का पुराना दौर वापस लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार पाकिस्तान के जरिए 2022 से ही कश्मीर तक पहुंचने लगे थे, जिसमें सबसे ज्यादा M4 कार्बाइन राइफल है, जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे आतंकियों के पास से बरामद हो रही है। पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर में सेना पर हमला करने के लिए M4 कार्बाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी हथियार से वो सेना के काफिले पर पहले फायरिंग करते हैं। अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने एग्जाम परीक्षा सेंटर की लिस्ट जारी की। इस बार देश भर में कुल 185 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के मुताबिक इन सेंटर्स की संख्या को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। नीट पीजी की परीक्षा 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। उधर गुजरात में जानलेवा बने चांदीपुरा वायरस से अब तक 15 बच्चों की जान गई है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के अब तक 29 संदिग्ध मामले सामने आए, जिनमें 15 की मौत हो गई थी। बता दें कि चांदीपुरा वायरस बेहद ही खतरनाक है। महज 24 से 48 घंटे में इस वायरस से मरीज की मौत हो जा रही। गुजरात में बढ़ते खतरनाक वायरस चांदीपुरा का अलर्ट पूरे राज्य में जारी कर दिया गया। गुजरात के सीएम और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई और उनके साथ साथ स्कूलों को भी जरूरी निर्देश दिए गए। चांदीपुरा वायरस सबसे ज्यादा बच्चों को ही बताते चले अपनी चपेट में ले रहा है। चांदीपुरम वाला जो भ्रम फैलाया गया था, भ्रम फैला भी हुआ था, वहां पर ये जो परीक्षण के लिए जो सैंपल पुणे भेजे गए थे, उनमें 7 के अभी परीक्षण आगे आ भी गए हैं। उसमें एक ही पॉजिटिव कंफर्म हुआ है, बाकी के 6 नेगेटिव है। 29 जितने केस रिपोर्टेड हुए हैं, करीबन 14 जिलों में ये केस रिपोर्टेड हुए, उसमें से 15 डेथ अभी रिपोर्ट हुए हैं। मतलब कि ये वायरल एन्सेफेलाइटिस जो मगज के ताव के कारण मगज में एक प्रकार का सूजन आ जाती है, उसकी वजह से जो जितने 3-4 प्रकार के ऐसे दर्द होते हैं, उसके अंदर भी झांक के देखा तो एक ही प्रकार का जो हमें लक्षण देखने को मिलते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एक ही तरह की होती है और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी उसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक दवाई के तौर पे उसको क्योर किया जा सकता है।
उधर गोंडा रेलवे हादसे पर रेलवे ने एक बड़ा दावा किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनने का दावा किया। दावा यह किया गया जा रहा है कि धमाका हुआ था। अब रेलवे को शक है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं है, बल्कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस दावे को पूरी तरीके से हालांकि नकार दिया और कहा है कि ट्रेन हादसे से पहले कोई धमाका नहीं हुआ, न ही हादसे के पीछे कोई टेरर एंगल है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। यूपी के गोंडा में कल बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। इस ट्रेन हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 31 यात्री घायल हो गए, जिसमें से कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू चलाया। ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और इस दौरान स्थानीय लोगों ने यात्रियों की हर संभव मदद की। वहीं रेलवे ने हादसे पर दुख जताया और हादसे से प्रभावित लोगों के लिए मदद का ऐलान किया। रेलवे ने मृतकों के परिजन को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जो कैजुअलिटीज और जो घायल हुए हैं, उनमें जो कैजुअलिटीज हैं उनके लिए हमारा बढ़ा हुआ एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। कैजुअलिटीज के लिए 10 लाख और जिनको सीरियस इंजरी, जिसको हम ग्रीवस इंजरी बोलते हैं, उनको 2.5 लाख और जो सिंपल इंजरीज हैं उनको 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। देश के कई हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है और उसी के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कहीं मंदिर में पानी भर गया तो कहीं सड़क पर सैलाब आने की वजह से गांव का दूसरे हिस्सों से संपर्क ही टूट गया। इसके अलावा भारी बारिश से झरने ओवरफ्लो हो गए तो झमाझम बारिश ने कई शॉपिंग सेंटर को स्विमिंग पूल बनाकर रख दिया। वहीं उफनाती नदियां भी परेशानी की अब वजह बनती जा रही। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। एक जगह तो तेज बहाव में कार ही फंस गई। मंदिर परिसर पानी में डूब चुका है तो तेज बहाव में कहीं सड़क भी अब बहने लगी है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। गुजरात भी इससे अछूता नहीं रहा। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई पुल और सड़क पर पूरी तरीके से पानी भर चुका है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। गुजरात के द्वारका में इसी सैलाब के बीचों बीच एक कार फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम कार टस से मस ना हो पाई। यहां तक कि दरवाजा तक नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से जान बचाने के लिए ड्राइवर खिड़की के रास्ते ही कार से बाहर निकला। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग ट्रैक्टर ले आए। उन्होंने रस्सी की मदद से गाड़ी को खींचना शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद कार को लहरों के बीच से निकाला जा सका। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां माधवराय मंदिर परिसर पानी में डूब चुका है। बाढ़ जैसे हालात हैं। मंदिरों के खंभों के बीच से तो पानी इतने वेग से बहता दिखाई दे रहा है, वहां मौजूद लोगों के उसे देखकर होश उड़ गए। एक बार को ऐसा लगा जैसे वहां कोई मंदिर नहीं बल्कि समंदर हो, जिसकी लहरें सब कुछ खुद में समाने को तैयार हैं। असल में मूसलाधार बारिश की वजह से सरस्वती नदी में उफान आ गया, जिसका पानी मंदिर परिसर में घुस आया। बाढ़ जैसे जिसकी वजह से हालात बन गए। गुजरात के अलावा उत्तराखंड के बागेश्वर और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने पर लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। जहां बागेश्वर में कई सड़कें बंद हैं, तो एमपी के मुरैना में एक झरने का जलस्तर बढ़ने से कुछ लोग फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बचाया जा सका।
मध्य प्रदेश के मुरैना में झरने पर पिकनिक मनाने गए 3 दोस्त फंस गए। जानकारी के मुताबिक झरने का जलस्तर अचानक बढ़ने से तीनों फंस गए थे। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, स्थानीय लोगों की मदद से वो उन तीनों को बचाने की कवायद में जुट गए। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से झरने का पानी में जब आवक पानी की ज़्यादा होने लगी तो जो वहां पर पिकनिक मनाने गए थे वो फंस गए। हालांकि जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली वो मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने का कार्य जो है वो तेज़ी से किया जाने लगा। जानकारी दे दें कि उत्तर भारत समेत पूर्वी भारत में लगातार भारी बारिश की वजह से लोग बेहद ही परेशान हैं और यही वजह है कि एमपी में भी प्रकृति का विकराल रूप देखा गया। देश के कई जिलों से बारिश की कहर की तस्वीरें सामने आई। लगातार हो रही बारिश ने गांवों को झील बना दिया। ऐसा ही कुछ हाल गुजरात के अमरेली का है, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया और आसपास के इलाके उसकी चपेट में आ गए। गुजरात के अमरेली में तो प्रसिद्ध खोड़ियार मंदिर का आधे से ज्यादा हिस्सा उफनाती नदी के पानी में डूब गया। आसपास के इलाके भी पानी में डूबे दिखाई दिए। आसपास के कई मकानों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो गुजरात के अमरेली से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। अमरेली के पातला गांव की हैं, जहां सड़क पर सैलाब आ जाने से तेज बहाव में सड़क बह गई, जिसकी वजह से दूसरे इलाके का गांव से संपर्क टूट गया। लोगों को काफी दिक्कतों का जिसकी वजह से सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में पुल ध्वस्त होने के मामले में पीडब्ल्यूडी चीफ ने जांच के आदेश दिए। 110 मीटर लंबे आर्च ब्रिज का 57 मीटर का हिस्सा गुरुवार को ध्वस्त हो गया। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिससे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई। पुल के ध्वस्त होने से बाईपास निर्माण का कार्य भी ठप हो गया। ये पुल नरकोटा लैंडस्लाइड जोन के विकल्प के रूप में बनाया जा रहा था। आदिवासियों के डीएनए वाले बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में माफी मांग ली है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष और आदिवासी समाज दिलावर से इस्तीफा मांग रहे हैं। हंगामा भारी हो रहा है। मामला क्या है, आप रिपोर्ट में समझिए। अब हिंदू नहीं है वो, तो फिर उनके डीएनए की जांच करा लेंगे। मदन दिलावर के इसी बयान पर प्रदेश की सियासत में हंगामा है। आदिवासियों के डीएनए कराने की बात को लेकर सियासत का बाजार भी गर्म है। लगातार न केवल आदिवासी समाज ने विरोध किया, बल्कि विपक्ष ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की और विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री से विपक्ष ने लगातार माफी मांगने की मांग की। सुनना पड़ेगा, आपका मेरे पास तो है, आपका नीचे पे आ जा सकते हो। मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ। लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर चला रहा घमासान आखिरकार पटापेक्ष हो गया। सदन में विपक्ष की ओर से लगातार किए जा रहे विरोध के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही अपने बयान पर खेद प्रकट कर दिया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 2 मिनट अपनी बात को कहना चाहते हैं। सभी शांति से उनकी बात को सुने। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सदन में खड़े हुए और खेद प्रकट किया। इसके बाद विपक्ष ने अपने विरोध को वापस ले लिया। तो मैं खुद आदिवासी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी शाहबाद के शहरी क्षेत्र में, मेरे दादाजी वगैरह सब सीताबाड़ी के जंगलों में निवास करते थे, वहीं उनका मकान था और इसलिए आदिवासी समाज के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव है। ये हिंदू समाज के हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। इनके बारे में नकारात्मक भाव रखना मैं नहीं मानता हूँ और इसलिए मैं विपक्ष को या किसी आदिवासी बंधु को जो मेरी जाति के हैं उनको कोई कष्ट हुआ मेरे बोलने से, मेरी बात करने से या कोई शब्दों से, तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विभाग से लगे सवाल जवाब पर विपक्ष ने किसी भी तरीके का कोई हंगामा नहीं किया। वहीं माफी मांगने के बाद विपक्ष ने दिलावर को पहले ही माफी मांगने की नसीहत दे दी। मंत्री जी को खेद बहुत पहले प्रकट कर देना चाहिए था। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग उनने किया था वो गलत था
हमें कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि जो किसी दूसरे धर्म, जाति, समाज, समुदाय, व्यक्ति को बुरा लगे। और मंत्री जी ने कहा, माफी मांगी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि माफी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है, ये बड़प्पन ही है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि मानगढ़ धाम पर लाखों की संख्या में एकत्र हुए आदिवासी समाज का दबाव है, जिसके चलते उनको माफी मांगनी पड़ी। मदन दिलावर जी को अगर गलत लग रहा था बोलने के 2-4 दिन बाद ही माफी मांग लेते। आज 2 महीने करीब होने आ गए और आज ही के दिन सदन की सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन आवर से पहले ही उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि आज मानगढ़ पर लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय एकत्रित हो रहा है। ये बिल प्रदेश की डिमांड को लेकर, लेकिन साथ ही जिस तरह से मदन दिलावर ने आदिवासी समुदाय के डीएनए पे बोला है, उस बात को लेकर पूरा आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य समुदाय के अंदर भी आक्रोश है। और ये माफी जो मांगी है कहीं तो उनके पार्टी के दबाव में मांगी गई है। हम चाहेंगे कि उनको पद से इस्तीफा दिया जाए। फिलहाल दिलावर के माफी मांगने के बाद विपक्ष ने उनका बहिष्कार खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। प्रदेश में इस वक्त बिजली संकट के मुद्दे पर सियासत तेज है। सदन में भी आज ये मुद्दा गूंजा। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कल सदन में क्या कुछ कहा था, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली संकट पर सियासी बवाल। सदन में जोरदार हंगामा, उठे सवाल। विपक्ष का हमला, मंत्री का पलटवार। संकट के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार। राजस्थान में बिजली संकट के मुद्दे के बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक्स पर एक पोस्ट ने इस समय प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। इस मुद्दे की गूंज आज सदन में भी सुनाई दी, जब कांग्रेस विधायकों में बिजली संकट को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा और नारेबाजी की गई। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 91.21 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। सीएम भजनलाल ने इस इजाजत के लिए विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मंजूरी से इस पर इनकार कर दिया। जब साय से मीडिया ने पूछा कि राजस्थान सीएम ने कोयला खदान को वन विभाग की मंजूरी मिलने पर धन्यवाद दिया है, उन्होंने कहा ऐसा गलती से हो गया होगा उनकी तरफ से। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अपने तरफ से। उसके लिए धन्यवाद दिया सर आपको भजनलाल शर्मा जी ने। हाँ शायद गलती से हो गई होगी उनकी तरफ से। इस पूरे मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दोनों मुख्यमंत्रियों पर सियासी पलटवार किया। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह बेहद ही आश्चर्यजनक है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजस्थान के विद्युत गृहों में कोयले की आपूर्ति के लिए परसा ईस्ट और कांता बासन कोल ब्लॉक में वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। गहलोत के इस पोस्ट पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया और कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सीएम के बीच बेहतर समन्वय है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बिना मतलब पर सियासत कर रहे हैं।
देखिए, अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से पूरे अपने शासनकाल में 5 साल में इस बिजली विद्युत तंत्र को जितना नुकसान पहुंचाया है, मेरे ख्याल से किसी कार्यकाल में इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने जब ये विद्युत तंत्र उनको सौंपा था, उस समय 62,000 का कर्जा विद्युत योजना के तहत लिया था और करीब 2,000 करोड़ के प्रॉफिट में विद्युत तंत्र को उनको सौंपा था। जब अभी वापस हमने संभाला है 2024 में, तो इस पर 90,000 करोड़ का कर्जा उन्हें हमें विरासत में मिला है। प्रदेश में बिजली संकट का मुद्दा गर्म है, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है और सरकार पर जमकर हमला कर रही है। बिजली संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी हमला बोला। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, बहुत बुरी स्थिति गांवों के अंदर है, पब्लिक परेशान है। 2-2, 3-3 बजे तक अघोषित बिजली कट चल रहे हैं। लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, दिन भर मजदूरी करके शाम को घर पे पहुंचने वाले मजदूर, आम जनता, इंडस्ट्री, सब लोग परेशान हैं और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ आज जब क्वेश्चन लगा उसके बाद आंकड़े 19 के बता रहे हैं। अरे हमारे समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने ऐसी स्थिति 5 साल तक राजस्थान की जनता को नहीं आने दी। हमने बिजली की व्यवस्था की, घर के बिल के अंदर बिजली में छूट दी। सरकार कोई भी हो, बिजली की समस्या पर तकरार जारी ही रहती है। छत्तीसगढ़ सीएम के बयान के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।